दोस्तों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं और द हिंदू नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। दोस्तों, यहाँ आपको द हिंदू के एडिटोरियल हिंदी में मिलते हैं। तो दोस्तों, आज का द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी, जिसका शीर्षक है भारत का न्यायोचित ऊर्जा परिवर्तन कोयले की कहानी से कहीं अधिक है, यह आपके यूपीएससी मेंस पेपर 3 से रिलेटेड है। और आज के द हिंदू एनालिसिस में हम जानेंगे पहले प्रसंग, जो कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप है। उसके बाद जानेंगे उस संक्रमण यानी कि जो ट्रांजिशन, जो एनर्जी में बदलाव होगा, उस बदलाव से संबंधित मुद्दे, स्वच्छ ऊर्जा खोज के मार्ग, भारत का ऊर्जा मिश्रण, कोयले के उपयोग पर विचार, आगे का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड, प्रीवियस एडिटोरियल का एमसीक्यू सॉल्यूशन और आज का एडिटोरियल बेस्ड एमसीक्यू। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको द हिंदू एनालिसिस डेली मिलते रहें। तो आज का एडिटोरियल है भारत का न्यायोचित ऊर्जा परिवर्तन कोयले की कहानी से कहीं अधिक है। दोस्तों, अभी हाल में एक पार्टनरशिप यानी कि एक समझौता होने जा रहा है, जिसका नाम है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। यानी कि जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका वगैरह, वो विकासशील देशों को, जैसे कि हम हैं, चाइना है, वियतनाम आदि, इन सबको अपनी जो एनर्जी है यानी कि जो हम बिजली बनाते हैं उसे कोयले की जगह स्वच्छ ऊर्जा, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में कि सोलर एनर्जी आ जाती है, विंड एनर्जी आ जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो इस पर ज़्यादा जोर देने का प्रयास किया जा रहा है। और कोयले की एनर्जी से, कोयले से जो हम एनर्जी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, उसको बंद करने पर विचार किया जा रहा है। तो ये जो कोल की एनर्जी है, उससे जो रिन्यूएबल, उससे शिफ्ट करके जो रिन्यूएबल एनर्जी से हमें बिजली बनानी है, उस ट्रांजिशन की हम बात की जा रही है। और इसी से रिलेटेड आज का एडिटोरियल है। तो जो भी है आज जानते हैं। विकासशील देशों में ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने के लिए विकसित देशों द्वारा बहुपक्षीय वित्त पोषण किया जा रहा है, यानी कि फाइनेंसिंग की जा रही है विकसित देशों के द्वारा, ताकि हम अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित करें। तो ग्लासगो एक पैक्ट हुआ था, जिसमें कि कोयले के लिए फेज डाउन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो फेज डाउन का अर्थ यही होता है कि कोयले को छोड़कर हम बाकी अदर एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, इससे कोयले से हटके बाकी इन एनर्जी का उपयोग करें। तो इससे जो हम ट्रांजिशन या संक्रमण करेंगे, संक्रमण का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, तो उससे रिलेटेड कुछ मुद्दे आएंगे, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम के बाद भारत को इस जेट साझेदारी के लिए अगला उम्मीदवार माना जा रहा है। तो ये जो समझौता होगा, इससे संबंधित कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि अंतर पीढ़ीगत, यानी कि जो हमारी जनरेशन है उससे दूसरी जनरेशन को इस ऊर्जा की वजह से कुछ नुकसानियाँ हो सकती हैं। जैसे कि जो पुरानी पीढ़ी है, वो कोयले आदि की जो एनर्जी बनती है, वहाँ पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, वहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कोयले की एनर्जी को कम कर देंगे तो उससे जो वो पीढ़ी है उसे वहाँ से जाना पड़ेगा और उसकी जॉब चली जाएंगी। तो ये एक अंतर पीढ़ीगत मुद्दा है। दूसरा है स्थानिक इक्विटी, यानी कि जो समानता है, जो स्थानीय समानता है, ये उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाएगा। तो परिवर्तन निकटकालिक जीवाश्म निर्भर नौकरियां, जीवाश्म निर्भर यानी कि जो कोयले से रिलेटेड बिजली बनती है, उससे रिलेटेड जो नौकरियां हैं उन्हें प्रभावित करेगा। जो कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं, यानी कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं, उनमें जो बिजली की यूज़ होगा, ऊर्जा का यूज़ होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो पॉल्यूशन तो नहीं करती है, लेकिन वो काफ़ी महंगी है कोयले के मुकाबले। क्योंकि जो सोलर एनर्जी होती है, उसके लिए जो सेटअप लगाया जाता है, जो उसमें फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं, वो काफ़ी महंगे होते हैं। दूसरी बात, उसे स्टोर करना, उस स्टोरेज के लिए जो बैटरी यूज़ होती है, वो भी काफ़ी महंगी होती है और उसे जल्दी जल्दी चेंज भी करना पड़ता है। तो उसके मुकाबले जो कोयला है, उससे जो एनर्जी बिजली बनती है, वो हमें सस्ती पड़ती है। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पर जाएंगे, यानी नवीकरणीय ऊर्जा पर जाएंगे, तो उससे कल्याणकारी कार्यक्रमों पर भी असर पड़ सकता है और इससे आर्थिक असमानता भी बढ़ सकती है। तो ये जो मौजूदा जेईटी का सौदा है, ये अंतर पीढ़ीगत असमानता पर भी ध्यान नहीं दे रहा है, जैसे कि नौकरी का नुकसान। हालांकि अब तक हस्ताक्षरित 3 सौदे हो चुके हैं। तो उनमें जो 3 सौदे हुए हैं, उसमें एक तो दक्षिण अफ्रीका है,
तो जो दक्षिण अफ्रीका है उसने इस सौदे में थोड़ा सा फ़ायदा उठाया है वैसे तो, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने इस सौदे पर समझौता करने के बाद कोयला खनन के क्षेत्रों में एक वैकल्पिक रोजगार ढूंढा है और उसने अफसरों का वित्त पोषण यानी कि जो फंडिंग होती है, जो रुपए होते हैं उससे वो मिले हैं, जिसकी मदद से वो अपना जो कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं, जो उसकी देश की ज़रूरतें हैं, उनको वह पूरा कर पा रहा है। और जो अन्य 2 देश हैं उसमें एक इंडोनेशिया है और एक वियतनाम है, तो इन्हें भी थोड़ा बहुत फंडिंग मिली है। पिछले साल भारत के लिए भी इस जेट-पी यानी कि JETP वार्ता पर हमारे भारत को भी हस्ताक्षर करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन अभी भारत ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। भारत को कोयले को फेज डाउन करने के लिए यानी कोयले पर अपनी निर्भरता को कम या ख़त्म करने के लिए अभी विचार करना है कि वो इस समझौते पर जाए या नहीं जाए, और अगर जाता है तो वो कैसे अपना एनर्जी ट्रांजिशन करेगा, इस पर सोचने की ज़रूरत है। तो देश के संदर्भ में पर्याप्त ध्यान दिए बिना हम विकसित देशों द्वारा जो ये फेज डाउन की बात की जा रही है, इस पर एकदम से स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिलेंगे। तो औद्योगिक दुनिया में यानी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में ऊर्जा संक्रमण में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के लिए ईंधन की स्विचिंग यानी कि इस ट्रांजिशन की जो स्विचिंग है उसके साथ ऊर्जा की खपत का प्राकृतिक रूप से कम होना शामिल है। तो जो ऊर्जा हमारी जो एनर्जी है ये एक तो काफ़ी महंगी होती है और दूसरी बात इसे बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा रुपए लगते हैं। तो ये इस वजह से जितनी हम कोयले से ज़्यादा ऊर्जा बना लेंगे उससे हम काफ़ी कम ही रिन्यूएबल एनर्जी में बना पाते हैं। तो ये आज की दुनिया में हमारे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में उतनी ज़्यादा अभी हमारे डेवलपिंग नेशन है तो उसमें कारगर नहीं है। हमें अभी कोयले पर हमें काफ़ी निर्भर रहना होगा। तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी कि CEA उसने क्या कहा है, 2030 तक हमारी जो बिजली की मांग है उससे लगभग 2 गुना करने का अनुमान लगाया है। ये आप एक पॉइंट है जो मेंस के आंसर में डाल सकते हैं। तो एक देश जो अपनी ऊर्जा मांग को गुणा करने की संभावना रखता है उसे अपने ऊर्जा के स्रोतों को विविध करना होगा, यानी कि अलग अलग स्रोतों से उसे अपना बिजली का निर्माण करना होगा। और जो भारत का ये डीकार्बोनाइजिंग यानी कि जो कोयले को ख़त्म करने की बात की जा रही है उसमें अपने विकास को कोई खतरा ना हो, इस जोखिम पर भी उसे पर्याप्त ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, भारत का ऊर्जा मिश्रण यानी कि हम जो अपनी एनर्जी बनाते हैं वो कहाँ से कितने से बनाते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है। जो हम कोयले से बनाते हैं सबसे ज़्यादा उसी से बनाते हैं 53.4%। उसके बाद जो रिन्यूएबल एनर्जी का है वो 36.2% है। तो इस रिन्यूएबल एनर्जी में विंड एनर्जी आ जाती है, सोलर एनर्जी आ जाती है और हाइड्रो एनर्जी भी आती है। इसके साथ साथ इसमें बायो पावर, स्मॉल हाइड्रो एनर्जी भी आती है। तो इनके अलावा हम गैस से भी बनाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, लिग्नाइट एनर्जी और डीजल एनर्जी। तो ये भारत यहाँ से अपनी एनर्जी बनाता है। तो स्वच्छ ऊर्जा खोज का मार्ग यानी नवीकरणीय जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो भारत के कितनी बनाएगा, तो 2030 तक 450 गीगावाट क्षमता की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है और 43% रिन्यूएबल एनर्जी खरीदायित्व सहित 500 गीगावाट गैर जीवाश्म जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। तो 2030 तक हम 450 गीगावाट ऊर्जा बनाएंगे और 500 गीगावाट का स्वच्छ ऊर्जा से बनाने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। तो इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने कुछ नियम, कुछ कानून बनाए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप जान लीजिए। तो इनके लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे कि उन्हें फाइनेंसिंग दी जाती है, बाजार तंत्र, आगामी राष्ट्रीय कार्बन बाजार। तो ये जो योजनाएं हैं इन्हें आप आंसर में लिखिएगा। इनके द्वारा सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दे रही है और ये भारत के ऊर्जा परिवर्तन के प्रयासों को दर्शाता है। तो JET रणनीति के लिए हम जो उपाय कर रहे हैं ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे RE परियोजना में तेजी मांग वृद्धि की गति से मेल खाने के लिए यानी कि जो डिमांड होगी, जो मांग होगी, उसके लिए भारत कई कदम उठा रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में इस परिनियोजन ने कोयले को भी पीछे छोड़ दिया है। तो 2021-22 में यहाँ पे एक डेटा दिया गया है, 2021-22 में कोयला बिजली ने नई मांग का 1/3 हिस्सा पूरा किया है
और जो भारत का 2030 का लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए गैर जीवाश्म क्षमता वृद्धि यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको 2022 में 16 गीगावाट प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2030 तक 75 गीगावाट प्रति वर्ष करने की आवश्यकता है। यानी कि हम साल दर साल 22% की वृद्धि करेंगे। तो 2022 तक 175 गीगावाट जो बिजली है उसे रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा बनाने का लक्ष्य था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था। तो अब सरकार ने क्या अपना नया लक्ष्य दिया है कि 16 गीगावाट प्रति वर्ष वो बढ़ाएगी और 2030 तक 75 गीगावाट प्रति वर्ष कर देगी, जो कि वर्ष 22% की वृद्धि करेगा। तो इन प्रयासों के बावजूद भी 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का जो उसका लक्ष्य था 2022 तक वो चूक गया है। हालांकि अभी भी हम अपना प्रयास कर रहे हैं। तो इस परिनियोजन में तेज़ी लाने के लिए 2 रास्ते सुझाए गए हैं। पहला है कि जो कृषि की मांग है, जो कृषि में बिजली की मांग है, उसे सोलर एनर्जी द्वारा पूरा किया जाए। तो आपको पता ही है खेतों में कितना ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो वहाँ से सोलर एनर्जी यूज़ हो सकती है। उसके बाद जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उन्हें डीजल संचालित कर सकते हैं। ग्रामीण उत्पादकता की वृद्धि बढ़ाई जा सकती है और साथ ही ग्रामीण शहरी आर्थिक विभाजन को दूर करने में इससे मदद भी मिलेगी। तो इससे क्या होगा, ग्रामीण नौकरियां भी पैदा होंगी नहीं, क्योंकि जब सोलर एनर्जी इंस्टॉल की जाएगी तो उसके लिए हमें फिर कारीगर रखने होंगे और वो वहाँ पे फिर जो भी वो खराबी आती है उसके लिए भी हमें मैकेनिक चाहिए होंगे। तो इस तरीके से नौकरियाँ पैदा होंगी। स्थानिक असमानता को दूर भी किया जा सकता है। तो स्वच्छ ऊर्जा घटकों का घरेलू विनिर्माण किया जाए। तो दूसरा तरीका ये है कि ये जो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी बनाई जाए ये इंडिया में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जाए, यानी इसका निर्माण भारत में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि हम ऊर्जा पर अपनी आत्मनिर्भरता बना सकें। 21वीं सदी की ऊर्जा के हरित रोजगार के वादे को भी पूरा किया जा सकेगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी जब हमारे ही देश में बनाई जाएगी उसे ज़्यादा बनाने का प्रोत्साहन दिया जाएगा तो उससे नौकरियां भी जनरेट होंगी। तो विनिर्माण के महत्व को स्वीकार दिया गया है। हालांकि इसमें लागत प्रतिस्पर्धा को कम करने की चुनौती है, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी से हम बिजली बनाते हैं वो काफ़ी महंगी पड़ती है और ये हमारे चीन से भी 20% ज़्यादा महंगी है। तो इसकी जो बनाने की लागत है उसको हमें संबोधित करना होगा ताकि ये सस्ती बने। तो इसका समाधान ये है कि इस साझेदारी के हिस्से के रूप में भारत के बाहर के बाज़ारों तक पहुंच के लिए बातचीत की जाए, ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो बिजली की लागत हमारी लगेगी उसे कम किया जा सके। तो कोयले के उपयोग पर क्या कहा है इस एडिटोरियल में जानते हैं। चरण डाउन की अवधि तक दक्षता बढ़ाने के लिए कोयला संसाधनों के वर्तमान उपयोग को फिर से संरेखित करने का मामला है। तो कोयले का जो यूज़ है उसे दोबारा से एक बार देखने की आवश्यकता है कि उसे कैसे हम कम कर सकते हैं। एक विकल्प राज्यों में ऊर्जा की मांग के आधार पर कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के उपयोग का अनुकूलन करना है जहां कोयले का खनन किया जाता है। तो जिस क्षेत्र में कोयले का खनन किया जा रहा है, यानी कोयले की माइनिंग की जा रही है, उसे निकाला जा रहा है, उस क्षेत्र में उसी से बिजली बने और उससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ना किया जाए। तो इससे क्या होगा, जो कोयले की कुशलता है वो ज़्यादा यूज़ में आ सकेगी, क्योंकि जब कोयला ट्रांसपोर्ट के द्वारा दूसरी जगह भेजा जाता है तो उससे उसकी जो प्रभावशीलता है, जो उससे बिजली ज़्यादा बनने की, ऊर्जा ज़्यादा बनने की उसकी क्षमता होती है, वो ट्रांसपोर्ट करने से कम हो जाती है। इसलिए जहाँ पे कोयले का खनन किया जा रहा है वहाँ पे ही इलेक्ट्रिसिटी के जो पावर जनरेटर होते हैं वो लगाए जाने चाहिए और उनके द्वारा बिजली बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा अधिक कुशलता से कोयले का उपयोग करके हम अपनी कोयला संचालित जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा सकते हैं। तो सस्ती और अधिक कुशल बिजली अगर हमें चाहिए तो उसके लिए कोयले पर जो हमारी निर्भरता है उसे दोबारा पुनर्संरेखण यानी दोबारा विचार करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोयला आधारित बिजली की जो हमारी क्षमता है उसे धीरे धीरे कम करके हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाएं। तो इस उपाय से जो इक्विटी यानी समानता की जो चिंता है वो दूर होंगी और रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं और उत्सर्जन में यानी कि जो पोल्यूशन है उसमें भी कमी आएगी, तथा जो चरण डाउन या फेज डाउन का जो कोयले के फेज डाउन का मामला है उसके लिए भी हम तैयार होंगे। तो अब आगे का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको द हिंदू हिंदी ट्रांसलेशन डेली मिलता रहे।
तो आगे का रास्ता है। हालांकि जैसा कई लोगों द्वारा जोर दिया गया है, इस परिवर्तन के लिए निवेश की आवश्यकताएं विकासशील देशों के लिए घरेलू जुटाव के साधनों से परे हैं। तो ये जो परिवर्तन होगा कोयले से सोलर एनर्जी में, इसके लिए जो विकास के साधन हैं, जो हमारे घरेलू साधन हैं, उनमें हमें ध्यान देना होगा और भविष्य के किसी भी सौदे को ऊर्जा परिवर्तन के वित्त पोषण और समर्थन के लिए व्यापक ढांचे पर विचार भी करना होगा। तो सबसे पहला है, भारत को सोच समझकर देश के हितों के अनुसार निर्णय लेना होगा। दूसरा है, भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनका विविधीकरण करना होगा, यानी कि थोड़ा हमें सोलर एनर्जी पे जाना होगा, थोड़ा विंड एनर्जी पे, थोड़ा हाइड्रो एनर्जी पे। तो इस क्षेत्र में जो नए रोजगार स्थापित करने की क्षमता है उस पर भी ध्यान देना होगा। और भारत के पास G20 की अध्यक्षता होने के साथ उसके पास सिर्फ ऊर्जा परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आकार देने के साथ साथ अपने लिए सौदे पर बातचीत करने का अवसर है। तो जो G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है उसका ये पूरा लाभ उठा सकता है। तो जानते हैं प्रीवियस एडिटोरियल का MCQ सॉल्यूशन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए है। आर्थिक सर्वेक्षण समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की एक विस्तृत रिपोर्ट होती है और ये आर्थिक मंत्रालय द्वारा नहीं जारी की जाती है, ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, जो कि एक वार्षिक दस्तावेज है। तो आज का एडिटोरियल बेस्ड MCQ प्रश्न है, FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौता दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात की बाधाओं को कम करने का समझौता है। इसमें सरकारी टैरिफ बढ़ाया जाता है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और या फिर ना एक और ना दो। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो उसका पासवर्ड विंड एनर्जी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।